ओके। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कर लिया था, जल्दी से एक बार डिस्कशन कर लेते हैं उसका। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो जस्ट लेट मी शेयर मेरी ऑडियो वीडियो। एक सेकंड बस आप मुझे दीजिएगा, मैं अपने मोबाइल फ़ोन से भी ज्वाइन कर लूँ। हम्म, तो मेरी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? चैट बॉक्स में मुझको बताइए। ओके, ठीक है। ठीक है, तो कल की क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। वी हैव कवर्ड CRM। CRM की फुल फॉर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कल हमने डिस्कस करी। कितने टाइप के CRM होते हैं? तीन तरह के बेसिकली CRM है: ऑपरेशनल CRM, एनालिटिकल CRM और कोलैबोरेटिव CRM। इन तीनों में से कौन सा CRM होता है? क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनिए। ऑपरेशनल, एनालिटिकल और कोलैबोरेटिव, इन तीनों CRMs में से कौन सा CRM होता है जिसके बेसिस पर हम डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं? डेटा ड्रिवन डिसीजंस हम किस टाइप के CRM पर लेते हैं? इज इट ऑपरेशनल, एनालिटिकल, कोलैबोरेटिव या नन ऑफ द अबव? कौन सा है? विच वन इट इज? एनालिटिकल गौरव नंदिनी, एनालिटिकल संजना। ओके, आई नीड मोर आंसर्स। अभी तीन ही लोगों का रिस्पॉन्स आया है केवल, बाकी सभी कहाँ है? शुभम जैन, गगन। यस एग्जैक्टली। आपका जो एनालिटिकल CRM होता है उसका यूज किया जाता है डेटा ड्रिवन डिसीजंस को लेने के लिए। पास्ट डेटा से फ्यूचर चॉइसेस ली जाती हैं किसके थ्रू? एनालिटिकल CRM। ये सारी चीज़ें कल हमने कवर कर ली थी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज कंप्लीटेड। लीड मैनेजमेंट है, मोबाइल एक्सेस है। व्हाट इज GDPR? GDPR की फुल फॉर्म क्या होती है? डू यू स्टिल रिमेंबर फुल फॉर्म ऑफ GDPR? व्हाट इज GDPR? जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। एग्जैक्टली, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ठीक है। GDPR की फुल फॉर्म सभी को याद है, अच्छी बात है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSR? CSR की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSR? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद में कल हमने थोड़ा बहुत सेल्फ अवेयरनेस और मोटिवेशन के बारे में पढ़ा। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड व्हाट इज मोटिवेशन? क्यों ज़रूरी होती है ये? किसके लिए क्या इसके बेनिफिट्स हैं? सारी चीज़ें कल हमने देखी हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कवर अनदर एसेंशियल टॉपिक एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज a very essential part of our life. टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन इसकी अगर बोला जाए तो टाइम मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज। आपके पास में चार काम है,
तो आप सभी कामों को किस तरीके से अरेंज करोगे, दैट इज टाइम मैनेजमेंट. इट इज अबाउट वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर टू गेट मोर डन इन लेस टाइम. कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना इज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट आपका जो है इफेक्टिव होना चाहिए, जिसमें आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, चाहे प्रेशर कितना ही हाई हो, टाइम कितना भी कम हो. इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस, प्रायोरिटीज़ और सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या ज़रूरी है, इन चीज़ों का पता होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं टाइम मैनेजमेंट के? सबसे पहला होता है प्रायोरिटाइजेशन. ये क्या होता है? जो भी टास्क आपके प्रायोरिटी वाले हैं, जो आपके प्रायोरिटी टास्क हैं, उनको आपको पहले करना है. जैसे डेफिनेशन सिंपल से क्या है इसकी है, डिवाइड डिसाइडिंग व्हाट टास्क आर मोस्ट अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट एंड एड्रेसिंग देम फर्स्ट. जो जरूरी है उनको पहले करना है. ठीक है. एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटी टास्क होते हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. कौन कौन सा? एक होता है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, ज़रूरी है और उसको अभी ही करना है. इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ज़रूरी तो है लेकिन उसको अभी नहीं करोगे तो चलेगा, थोड़ा टाइम लेकर के कर सकते हो. अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, मतलब टाइम बाउंड है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. नीदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट, ना ही वो बहुत ज़्यादा जल्दी आपको करना है, ना ही बहुत ज़रूरी वो आपके लिए टास्क है. तो आइजनहोवर मैट्रिक्स है ये, इसका नाम याद रखना है. अकॉर्डिंग टू आइजनहोवर मैट्रिक्स, प्रायोरिटी ऑफ टास्क आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. कौन कौन सी? अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, नीदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट. गोल सेटिंग, आपका गोल क्या है टाइम मैनेजमेंट के लिए? बेसिकली आपका गोल क्या है और उसको आपको कितने टाइम में अचीव करना है, दैट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड. लाइक यू हैव टू फिनिश रीडिंग 3 चैप्टर्स डेली. डेली बेसिस पे आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, या 6 महीने के अंदर आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है. तो ये कोई भी हो सकते हैं. जस्ट अ सेकेंड. ठीक. तो शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं आपके, जो आपको एक लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अचीव करने हैं. लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं जो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम में, कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम में आपको कंप्लीट करने हैं. देन अनदर कंपोनेंट इज शेड्यूलिंग. अपना जो टास्क है उसको सही तरीके से उसका शेड्यूल बनाएं और रूटीन से उसको फॉलो करें. इसके लिए बहुत सारे ऐप्स आते हैं, गूगल कैलेंडर है, ट्रेलो है, और भी कई अलग अलग तरह के प्लानर्स आते हैं. पेन पेपर पे भी अपना डेली का जो टारगेट है उनको लिख सकते हो, किस तरीके से कैसे अचीव करने हैं. इंपॉर्टेंस क्या होती है टाइम मैनेजमेंट की? ये सारे यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस लिखी हुई है. इट इंक्रीजेज योर प्रोडक्टिविटी, reduces stress, helps in achieving goals, enhance work-life balance, improve decision making, build self-discipline and accountability, boost morale and confidence. तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप अपने कामों को टाइम पर ख़त्म कर रहे हो, देन दिस विल गिव्स यू कॉन्फिडेंस. आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ये बेहतर करने में मदद करता है. दीज आर ऑल इम्पोर्टेंस और यू कैन से एडवांटेजेस. फिर उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टाइम पे काम करने से रोकती हैं. सबसे पहला है प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? कर लेंगे थोड़ी देर में, देखा जाएगा, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. जैसा कि अभी उस मैट्रिक्स में देखा, कामों को लेबल करें, अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट है, किस कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है. इफ़ इट इज़ अर्जेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट,
then you must do it at that particular time only. डिस्ट्रैक्शंस हैं, पुअर प्लानिंग है, ओवर कमिटमेंट है। ओवर कमिटमेंट में जैसे आपने आज के लिए टारगेट सेट कर लिया कि आज आपको 18 घंटे स्टडी करनी है, सो दैट मे नॉट बी पॉसिबल। तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम शेड्यूल से लेके जो कमिटमेंट होना चाहिए, दैट मस्ट बी प्रॉपर और रीजनेबल। फिर उसके बाद में है स्ट्रेटजीज क्या क्या है। नाउ वी हैव स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आप अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का टू डू लिस्ट आता है, यू हैव नोशन, यू हैव गूगल कैलेंडर, ये सारी की सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज टाइमर्स फॉर सम एक्टिविटीज़, लाइक अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने एक अपने लिए टारगेट सेट कर लिया कि आपको इतनी देर में, सपोज यू हैव सेट अ टाइमर फॉर 30 मिनट्स, कि 30 मिनट्स में आपको ये टास्क जो है वो कंप्लीट कर लेना है, देन यू मस्ट डू इट इन दैट पर्टिकुलर टाइम। Then you can also adapt Pareto principle. What is Pareto principle? It is basically 80/20 rule. काम होता क्या है ये? 20% आपके जो टास्क हैं वो 80% रिजल्ट जनरेट करने चाहिए। दिस इज परेटो प्रिंसिपल, 80/20 रूल। मतलब आप दिन भर में 20% ऐसे काम कर रहे हो जिससे आपको 80% रिजल्ट मिल रहे हैं। इसका उल्टा नहीं होना चाहिए कि आप 80% जो काम कर रहे हो, रिजल्ट आपको सिर्फ 20% उसके मिल रहे हो। जैसे अगर आप पूरे दिन सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, इफ़ यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम इन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में ही लगे हुए हो, और आउटपुट उसका क्या मिल रहा है? 4 5 6 7 घंटे रील्स स्क्रॉल करने के बाद आपको कोई एक आध न्यूज़ मिल गई, तो दैट इज जस्ट अपोजिट। 80% आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया और 20% आपको रिजल्ट्स मिले। उससे अच्छा आपने क्या किया होता, अगर आप आधा घंटा न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। 2 मिनट रूल। नाउ व्हाट इज 2 मिनट रूल? अगर कोई भी ऐसा आपका काम है जिसे करने में आपको मात्र 2 मिनट या उसी के आसपास का टाइम लग रहा है, तो उसको पोस्टपोन मत करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि 2 मिनट का ही तो काम है, कर लेंगे उसको। यू मस्ट नॉट डू इट ओनली। प्लान फॉर ब्रेक्स। मतलब पढ़ रहे हो, आराम से बैठे हो, देन ऐसा नहीं है कि आपकी एक ही सिटिंग बहुत लंबी चली जा रही है। यू विल टायर योर सेल्फ। पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आप आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा पढ़ लो, जितनी आपकी कैपेसिटी है। फिर उसके बाद में थोड़ी देर का आप ब्रेक ले लो बीच में, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। रिव्यू डेली प्रोग्रेस। आपकी डेली की प्रोग्रेस किस तरीके की है, आप किस तरीके से अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? दोस्त से फिनिश शायद कल वाला है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद में एक आता है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स क्या है? स्मार्ट, इसकी डेफिनेशन स्मार्ट की आपको याद रखनी है। क्या है? स्पेसिफिक, मतलब आपकी जो गोल्स हो, जो भी गोल आपने डिसाइड किए हैं, दोज गोल्स मस्ट बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक का मतलब आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ जो बोली है वो आप करोगे। मेजरेबल, वो काम मेजर किया जा सके। अचीवेबल, टारगेट आप ऐसा लो जिसको अचीव किया जा सके। रिलेवेंट,
रिलेवेंट का सिंपल सा मतलब कोई ऐसा फालतू का टास्क मत ले लो जो एब्सर्ड सा लगे सुनने में या करने में, बोल दिया आपने वैसा करना पॉसिबल ना हो। एंड टाइम बाउंड, दैट गोल मस्ट ऑल्सो बी टाइम बाउंड। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना है, देन एक्सरसाइज 30 मिनट्स एवरी मॉर्निंग फॉर 3 मंथ्स। बिल्कुल स्पेसिफिक हो क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, मेजरेबल है, 30 मिनट्स डेली करना है, अचीवेबल है, डेली 30 मिनट आप एक्सरसाइज के लिए निकाल सकते हो, रेलेवेंट है, टाइम बाउंड है, 3 महीने तक आपको ये एक्टिविटी कंटिन्यूसली परफॉर्म करनी है। सो दीज आर द स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट की आपको ये हर एक वर्ड का जो फुल फॉर्म है वो याद रखना है। हर एक इस लेटर से कौन सा वर्ड है, एस से स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, ये आपको याद रखना है। एंड इससे पहले हमने देखा था क्या, परेटो प्रिंसिपल विच इज 80/20 रूल, ये याद रखना है। ओके, फिर इसके बाद में ये हमने एक वर्ड देखा था पहले, रेपॉर बिल्डिंग। रेपॉर बिल्डिंग क्या होता है, इसको अब थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करें। So rapport building is the process of creating a strong, harmonious connection with another person. किसी दूसरे पर्सन के साथ में जो प्रोफेशनल कनेक्शन या जो रिलेशंस डेवलप करते हैं, दैट इज rapport building. It involves fostering trust, mutual understanding and sense of comfort. ठीक है, rapport is the foundation of effective communication in relationships in personal, professional and social setting. बेसिकली आप जो लोगों से मिल रहे हो, आप अपने कनेक्शन इंक्रीज कर रहे हो, दैट इज रेपॉर बिल्डिंग। इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी, सबसे पहली चीज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को ये इम्प्रूव करेगा। आप लोगों से बात करोगे, तरह तरह के लोगों से बात करोगे, अलग अलग एनवायरनमेंट में बात करोगे, पर्सनली, प्रोफेशनली, आपके इससे कम्युनिकेशन बेहतर होता है। एंड इट ऑल्सो एनहांसेस योर रिलेशनशिप, इट बिल्ड्स ट्रस्ट। आप किसी से जितनी ज़्यादा बात करोगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, इट डेवलप्स ट्रस्ट बिटवीन पीपल्स। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन, reduces conflicts and increases influence. These all are the importances of rapport building. rapport building का मतलब होता है आप बातचीत के जरिए दूसरे लोगों से बात करके कनेक्शंस डेवलप कर रहे हो, नए रिलेशंस डेवलप कर रहे हो। आप कहीं घूमने जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, बात करोगे और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके उन लोगों से इंटरेक्ट करके आप नए रिलेशंस डेवलप करोगे, नए कम्युनिकेशंस डेवलप करोगे, दैट इज रेपॉर बिल्डिंग। स्टेप्स क्या क्या है रेपॉर बिल्डिंग के लिए, सिंपल सा, शो जेन्युइन इंटरेस्ट। मतलब किसी से अगर आप बात कर रहे हो, देन यू मस्ट नॉट फेक योर कन्वर्सेशन, बी जेन्युइन। अगर आपको किसी टॉपिक पे बात करना अच्छा लगता है, देन यू कैन टॉक अबाउट इट। नहीं लगता है तो साफ साफ चीजें बोल दो, यू मस्ट नॉट फेक योर कन्वर्सेशन। देन प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी की बात ही ना सुनो, अपनी ही बात करते जा रहे हो, या कोई और आपको कुछ बता रहा है, आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो और अपने में ही व्यस्त हो। फाइंड कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड का मतलब, दो लोग बात कर रहे हैं तो दोनों लोगों के बात करने के लिए कोई एक कॉमन बात होनी चाहिए, कॉमन चीज होनी चाहिए। आप किसी टॉपिक पे बात करते रहो, सामने वाला बंदा किसी और टॉपिक को लेके बैठा रहे, बात नहीं हो सकती। मिरर द कम्युनिकेशन स्टाइल। सामने वाला जिस तरीके से बात कर रहा है, आप भी अगर उसी के स्टाइल में उससे बात करोगे, देन दैट विल बी मोर इफेक्टिव। यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, अवॉइड जजमेंट। जजमेंट क्या, किसी ने, सामने वाले ने कुछ कह दिया, आप उसकी उस बात को पकड़ के बैठ गए, उसको टोकना चालू कर दिया, सो दैट इज अ हर्डल। ठीक है, यू शुड नॉट जज एनीवन। इसी चक्कर में क्या होता है, कई लोग बात कर नहीं पाते हैं, कई लोग अपनी बात बोल नहीं पाते कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो सामने वाला क्या कहेगा। बिल्ड ग्रेजुअल ट्रस्ट। जो आपका ट्रस्ट है, ग्रेजुअली उसको, ट्रस्ट जो है वो ग्रेजुअली बनता है बेसिकली।
एंड शेयर अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में सामने वाले को बताओगे, वो उतना ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, देन ही विल। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया। डिफिकल्टीज इन रैपोर बिल्डिंग। डिफिकल्टीज क्या क्या आ सकती हैं? कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कॉमन इंटरेस्ट लोगों के नहीं मिल रहे हैं, इनिशियल रेजिस्टेंस है, टाइम कंस्ट्रेंट है। इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होते हैं? कोई पर्सन, कई लोग ऐसे होते हैं, कई इंट्रोवर्ट होते हैं जो बहुत जल्दी अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते हैं, दे टेक टाइम। तो ये सारी जो है ये प्रॉब्लम्स होती हैं, दीज आर द हर्डल्स इन रैपोर बिल्डिंग। ये ध्यान रखनी है चीज़ें। फिर इसके बाद में एक टॉपिक आपका है सेल्फ एस्टीम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट का। व्हाट इज सेल्फ एस्टीम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट? ये दोनों जो है ये इंटर रिलेटेड टॉपिक है, इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। सेल्फ एस्टीम का मतलब है हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, आप अपनी कितनी खुद की रिस्पेक्ट करते हो, दैट इज योर सेल्फ एस्टीम। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट बेसिकली वो टेक्निक्स होती हैं जिससे आप स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। सेल्फ एस्टीम क्या है? अभी आपको बताया। सेल्फ एस्टीम तीन तरह के होते हैं, हाई, लो और हेल्दी। हाई सेल्फ एस्टीम क्या है? आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव और कैपेबल फील करते हो। लो, अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो है तो आप बहुत ही ज़्यादा अनसिक्योर फील करोगे। हर टाइम आपके अंदर ये फीलिंग रहेगी, नहीं यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। तो ये हमेशा फीलिंग आपके अंदर रहेगी। हेल्दी सेल्फ एस्टीम क्या है? बैलेंस सेल्फ वर्थ विद रियलिस्टिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो हेल्दी होना चाहिए। खुद पे आपको कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी एक्चुअल वीकनेसेस क्या है। आपका सेल्फ एस्टीम अगर, कॉन्फिडेंस अगर आपको खुद पे बहुत ज़्यादा है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी चेंज हो सकता है। अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट ना होने दें। हेल्दी सेल्फ एस्टीम के क्या क्या साइंस होते हैं? एक तो कॉन्फिडेंस, विलिंगनेस टू टेक ऑन चैलेंजेस। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी आप उसको फेस करने के लिए हमेशा रेडी होगे। रेजिलियंस इन फेस ऑफ सेटबैक्स। कोई भी सेटबैक, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हाँ आप उसको फेस करने के लिए भी तैयार हो। रिस्पेक्ट फॉर वन सेल्फ एंड अदर। अपनी भी रिस्पेक्ट आप करोगे, दूसरों को भी रिस्पेक्ट करोगे। लो एस्टीम अगर आपका है तो हमेशा खुद पे आपको डाउट रहेगा, हमेशा अपने लिए आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव बोलोगे। फेलियर या फिर रिजेक्शन का आपको हमेशा डर बना रहेगा। किसी भी तरह के चैलेंजेस को फेस करने से अवॉइड करोगे। और हमेशा ओवर डिपेंडेंस आपकी रहेगी, यानी कि किसी पे आपको हमेशा निर्भर रहना पड़ेगा कि कोई मेरी हेल्प कर देगा, कोई मेरा काम कर देगा। तो दीज आर द साइंस ऑफ लो एस्टीम। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज अ बॉडीज रिस्पॉन्स टू परसीव थ्रेट और चैलेंज। कोई भी सामने कंडीशन हमारे कैसी आ रही है, कोई परिस्थिति कैसी आ रही है, उसके अगेंस्ट में हम, हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, स्टिमुलस किस तरीके का हमारा आ रहा है, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारा फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है एंड साइकोलॉजिकल हो सकता है। दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस को यूस्ट्रेस कहा जाता है, नेगेटिव स्ट्रेस को डिस्ट्रेस कहा जाता है। अगर आप स्ट्रेस को पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं देन इट विल मोटिवेट यू टू अचीव योर गोल्स। अगर आप स्ट्रेस को नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं, स्ट्रेस आपको नेगेटिव वे में अफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से एनजाइटी और डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज और कई सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। क्या क्या रीजंस होते हैं हेल्थ इसके स्ट्रेस के? वर्क प्रेशर है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, लाइफ ट्रांजिशंस हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आपको अपने बहुत फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं स्ट्रेस के। देयर इज नो वन रीज़न, काफ़ी सारे सेवरल रीज़न हो सकते हैं। हर किसी का लाइफ में अपने हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग रीज़न होते हैं। सेल्फ एस्टीम अगर आपको बनाना है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस सेल्फ एक्सेप्टेंस। इसका मतलब
अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को बिना किसी जजमेंट के एक्नॉलेज करना सीखिए। ये चीज़ कल भी हमने पढ़ी थी। सेल्फ एस्टीम की जो स्ट्रेटजीज हैं, ये कल भी हमने पढ़ी थी। किस टॉपिक में बताइए? अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना। व्हाट इज दिस? आपको अपने बारे में कितना पता है? जितना अच्छे से आप अपने बारे में जान सकोगे, जितनी अच्छी तरीके से आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में नॉलेज होगी, उतना ही आपका सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव होगा। सेट अचीवेबल गोल्स। ऐसे गोल्स आपको बनाने हैं अपने, जो अचीवेबल हों। बहुत बड़े बड़े टारगेट्स नहीं ले लेने हैं। जैसे अगर आपने अपना टारगेट अचीव किया हुआ है कि मुझे करोड़पति बनना है, या मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही बनना है, तो दैट इज अ गोल, बट वो बहुत दूर है। ठीक है, छोटे छोटे गोल्स आपको बनाने हैं जिनको आप अचीव करते जाओगे, एंड देन दे फाइनली मूव टू अ बिगर गोल। मतलब वो ये ऐड आपने देखा होगा, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। उसी तरीके से छोटे छोटे आपके गोल्स हैं, उनको अचीव करते करते आप बड़े गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक। अपने बारे में, अपने आप से जो नेगेटिव बातें आप बोलते हो, जो बुरी चीज़ें आप बोलते हो, वो बिल्कुल बंद कर देनी है। अपने आप को हमेशा, अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही रखने हैं। सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। आप किस तरह की कंपनी में रहते हैं, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त कैसे हैं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके सेल्फ एस्टीम पे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ में रह रहे हैं जिनको पॉजिटिव रहना, पढ़ना और कुछ इनोवेटिव करना अच्छा लगता है, तो आपकी भी पर्सनैलिटी वैसी होगी। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिन्हें सिर्फ टाइम पास करना, नशे करना और ये सारी चीज़ें पसंद है, तो आपकी भी पर्सनैलिटी उसी तरीके से होगी। तो जो आपका इन्फ्लुएंस होना चाहिए, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी अगर आपको सक्सेस मिली है, देन यू मस्ट सेलिब्रेट एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ। अगर आपने कोई सिंपल सा, आपका कोई फाइनल एग्जाम भी अगर नहीं, कोई आपने मॉक टेस्ट भी दिया है और उसमें भी आपने अच्छा परफॉर्म किया है, देन कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ। वह आपकी हार्डवर्क का रिजल्ट है जो आपको मिल रहा है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स सही रखनी है। अपनी हॉबीज़ को परस्यू करो जो आपको खुश रहने में हेल्प करें। एक्सरसाइज करो, अपनी सेल्फ केयर करो, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ देर आर सम स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं? आइडेंटिफाई स्ट्रेस ट्रिगर्स। जिस चीज़ की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, जिस चीज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को जानने में, उस पर्टिकुलर चीज़ को जानने में थोड़ा दिमाग लगाओ। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। कुछ भी हो सकता है। आप आराम से बैठ करके अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करो। कंट्रोलिंग योर ब्रीथ ऑल्सो हेल्प्स यू टू रिलैक्स। टाइम मैनेजमेंट। टाइम अगर आपका मैनेज होगा, टाइम से आप अपने सारे काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आपको नहीं होगा। एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल। आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रॉपरली स्लीप प्रॉपर स्लीप लो, बैलेंस डाइट लो, रेगुलरली एक्सरसाइज करो। स्टे कनेक्टेड। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना है तो आप बिल्कुल दुनिया से अलग हो जाओ, बिल्कुल एक कोने में जाकर के बैठ जाओ और फिर उसके बाद बस अपने में ही लगे हुए हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। लोगों से मिलो, बातचीत करो, अपने थॉट्स शेयर करो, उनकी बातें सुनो। यू विल गेट सपोर्ट। कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की आपको कोई राय देगा, कोई कुछ नई चीज़ें बताएगा जिससे आपको ही हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट टू रिड्यूस एंजाइटी अबाउट द पास्ट और फ्यूचर।
पास्ट में क्या हो गया है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेजेंट में आप अपने कामों को, अपने टास्क को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर फ्यूचर, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ। फिर डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कोई भी आपके सामने अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करना, उसको इफेक्टिवली एफिशिएंटली सॉल्व करने की हैबिट डालो। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है और फिर आप ये सोच के साइड निकल जाओ कि इससे हमें क्या। उस कंडीशन में खुद को भी रख के देखो कि अगर आपको कभी इस तरह की कंडीशन फेस करनी पड़ेगी तो आप क्या करोगे। प्रॉब्लम बड़ी है, छोटे छोटे पीसेस में प्रॉब्लम को तोड़ो, मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ो और सिस्टमेटिकली उसको पूरा करने की कोशिश करो। देन सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर कभी भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, देन काउंसलर से, थेरेपिस्ट से यू कैन गो एंड टेक देयर एडवाइस। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज के लिए जो है, यही 3 टॉपिक थे बेसिकली हमारे। यहीं तक आज हम क्लास को रखेंगे और आई होप सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसा कुछ खास था नहीं याद करने वाला। मिलेंगे अब कल की क्लास में।